सबसे पहले तो पूरे सदन का अभिनंदन, स्वागत। और यारों के यार तजेंद्र सिंह लूथरा को बहुत बहुत मुबारकबाद इस एक नया ईश्वर को जन्म देने के लिए। साथियों, सबसे सुखद घड़ी ये है कि यहाँ कविता के सुधी, पाठक, विद्यार्थी 3 पीढ़ियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। एक मुझसे पहले की, एक मेरी पीढ़ी और मेरे बाद की। कुछ मेरे विद्यार्थी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, शोधार्थी दिखाई दे रहे हैं। मैं सिर्फ मुखातिब होंगी अपने शोधार्थियों के प्रति, क्योंकि यहाँ सभी मेरे अग्रज हैं। और बहुत विनीत भाव से जो ऑब्ज़र्व किया मैंने तजेंद्र सिंह लूथरा की इस रचनात्मक यात्रा में, हम सब मित्र इनके सहयात्री रहे। एक एक कविता को अनुभव सांचा के रूप में जो जाना, जैसा समझा, आज थोड़ा सा वो शेयर करूँगी सिर्फ अनुभव के आधार पर। विद्यार्थियों को हमेशा कहती हूँ मैं, और यहाँ मुझसे बड़े प्रयाग शुक्ल जी बैठे हैं, गगनजिल जी बैठी हैं, तो गगनजिल गिल जी और प्रयाग शुक्ल जी के आगे कुछ बोल बतकही करने का साहस जुटा रही हूँ। यह भी उस ईश्वर का ही कुछ प्रताप है, सौभाग्य है ये मेरा कि मैं आज कुछ कहना चाहती हूँ। 2012 में इनका पहला संकलन आया, 80 घाट का बांसुरी वाला। और सुखद ये रहा कि तजेंद्र सिंह लूथरा थमे नहीं, उनकी रचनात्मक यात्रा जारी रही। लेकिन प्रोफेसर नामवर सिंह कहा करते थे कि कविता को पढ़ने गुनने में बहुत थम कर पढ़ना चाहिए और पढ़कर थमना चाहिए। एक बारगी एकदम तुरंत प्रतिक्रिया से बचना चाहिए कि कविता एक सलीका है, और उस सलीके को पढ़ने में और थम कर छपास की बेचैनी न होने में, छपने की कोई बेचैनी बेकली उनको थी, लेकिन छपने की बेकली नहीं थी। यही वजह होगी कि 11 वर्ष लग गया, दूसरा संकलन आया। 2012 में 80 घाट का बांसुरी वाला चला था, तब कवि एक बड़ा ऑब्जर्वर के रूप में था। तजेंद्र सिंह लूथरा को मैं उस समय ऑब्जर्वर के रूप में देखती हूँ, क्योंकि रचयिता जो है, रचनाकार जो है, वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव प्राणी होता है। वो सोसाइटी को बहुत ऑब्जर्व करता है, अपने इर्द गिर्द को ऑब्जर्व करता है। और ऑब्जर्वर के तौर पर वो देख रहा था अपने समाज को, समाज में व्याप्त जो वर्चस्व की राजनीति पसरी थी, और केवल वर्चस्व की राजनीति नहीं, रसूखदारों, ओहदेदारों, पद प्रतिष्ठा पर रहने वालों में जो पर्यावरण में प्रदूषण फैला था, कवि उसको भी ऑब्जर्व कर रहा था। लेकिन वो ऑब्जर्वर था। इन 11 वर्षों की यात्रा तय करते करते, और हर कविता को जब हमने गुना, इनके मुँह से भी सुना और पढ़ा, तो पढ़कर ये लगा कि अब एक्सटेम्पोर ये कवि पूरी तरह से रचनात्मक पक कर तैयार हो गया है, और अब वो एक्शन लेता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा है। केवल ऑब्जर्वर नहीं रहा, बल्कि वो सक्रिय होकर, बहुत सक्रिय होकर प्रतिरोध, अपना असंतोष, अतृप्ति, अस्वीकार दर्ज भी करा रहा है। तब वह ऑब्जर्व कर रहा था, आज वो एक्टिव पार्टिसिपेंट बन चुका है। और ये मुझे लगा बहुत सुखद है, ये बधाई के पात्र हैं निश्चित तौर पर। बहुत बहुत मुबारक कि कविता के इस मुकाम को आपने इन 11 वर्षों में तय किया, लेकिन आपकी ग्रोथ को लगातार हम लोग देख रहे थे, और इस अनुभव सांचा की बात मैं शेयर कर रही थी। इनके पास वही 3 टूल हैं जो हम सबके पास होते हैं, जो कविता का पाठक समाज जानता है। संवेदना का धरातल होना चाहिए, अनुभवों का समृद्ध खजाना होना चाहिए, और बहुत सारी सुधियाँ, स्मृतियाँ होनी चाहिए। और तजेंद्र के पास ये तीनों हैं। स्मृतियों का खजाना भी है, संवेदनात्मक धरातल भी है, और इनके पास अनुभव का समृद्ध संसार भी है। एक सरकारी आदमी बड़ी असरकारी कविताएं लिख रहा है, ये स्वागत योग्य होना चाहिए। जिसने प्रशासन को भोगा है, देखा है, बड़े नजीक से जाना है, पहचाना है, जो वर्चस्व को जानता है, पद प्रतिष्ठा को जानता है, और उसके भीतर आसपास जो पसरी है पूरे पर्यावरण में प्रदूषण, उसको भांप लेता है और फिर कहने का जोखिम उठाता है। क्योंकि कबीर के वंशज हैं हम सब,
वो कहते हैं जो घर जा रे अपना चले हमारे साथ। तो तजेंद्र चल पड़े हैं उस यात्रा पर। जो घर जा रहे अपना, घर यानी अपनी आसक्तियों को, विषय वासनाओं को, अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को, दैहिक लौकिक भौतिक सारी कामनाओं को अगर वो जार कर इस यात्रा में शामिल हो गया है तो ये कोई साधारण यात्रा नहीं है और हम सब इसके साखी बन रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि कबीर भी तो यही किया करते थे ना जो तजेंद्र कर रहे हैं। मैं कबीर से जोड़ रही हूँ क्योंकि मैं तजेंद्र को उनका वंशज मान रही हूँ कि वो उस अनुभव साझा की बात करते हैं। और एक शब्द कबीर का बड़ा प्यारा लगता है मुझे, बोलन हारा। तजेंद्र बोल रहे हैं, अब ऑब्जर्वर से अब वो बोलने लगे हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट हो गए हैं, एक्शन में आ गए हैं। और जब जब वो एक्शन में नहीं आते जिन कविताओं में, तो मैंने ये देखा, ये पाया कि उनकी बेकली बेचैनी कविता में फूट पड़ती है, वो रिलीज़ कर देते हैं वहाँ। और ये बहुत सच्चा सुच्चा रिलीज़ होता है। कविताएं अच्छी नहीं होती, आह और वाह नहीं होती। कविताओं को हमेशा सच्चा होना चाहिए और वो अनुभव साझा मुझे दिखाई देता है। यहाँ एक कविता का उल्लेख हुआ था, अरबी घोड़ा। गुलजार साहब ने इनको बेतकल्लुफ़ी का कवि कहा। सचमुच में तकल्लुफ़ होती भी नहीं कविता में। कविता आपको अपने में समोल लेती है और आप कविता में जीने लगते हैं। एक दो कविताओं का उल्लेख करूंगी मैं क्योंकि उसको मैंने बहुत ध्यान से देखा। अरबी घोड़ा, इसको मैं अपने ढंग से जो समझती हूँ थोड़ा सा, और इसी बहाने तजेंद्र से एक दो सवाल करूंगी। बहुत हो चुका अब, ये पंक्ति ही मारक है। जैसे बहुत सहने के बाद कि अति हो गई, अब तो बहुत बर्दाश्त कर लिया। बहुत हो चुका अब, एक हाथ से नोच लूं आंखें बुझाती चमड़े वाली ऐनक। ये आंख दोस्तों केवल नज़र भर नहीं है, ये दृष्टि है, ये दृष्टिकोण है, ये नज़रिया है। नज़रिया छीना जा रहा है समाज से, नज़रिया छीना जा रहा है। देखने की कुव्वत जिसके पास है उसका नज़रिया छीन लिया जा रहा है और उसके पास एक चमड़े की ऐनक चढ़ा दी जा रही कि देखो, हमारे चश्मे से दुनिया को देखो, समाज को देखो। उस घोड़े को इस तरह से जो बांधा गया था, मैं किरण मिश्रा जी से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन थोड़ा सा उसका मुझे लगा कि इस तरह से भी इसकी एक व्याख्या होनी चाहिए, इस तरह से भी इस कविता को देखा जाना चाहिए। दूसरे से उतार फेंकूं दम घोंटती काठी, दम घोटू माहौल को, अपने परिवेश को भी तजेंद्र सिंह लूथरा बहुत सचेत होकर देख रहे हैं, बहुत सचेत होकर परख रहे हैं जो दम घोट रहा है। तीसरे से चीर दूं जुबान खींचती लगाम, जुबान अभिव्यक्ति। हमसे आपसे ज़्यादा कौन ये जानेगा कि आज कितना ज़्यादा जोखिम हो गया है, अभिव्यक्ति का खतरा कितना अधिक बढ़ गया है। आज क्या सचमुच वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है? जो बोल रहा है, जो बोलन हारा है, वो कितनी दूर तक और कब तक बोल पाता है, उसको कब कैसे कहाँ चुप कर दिया जाता है, कैसे उस पर प्रहार बनाए जाते हैं, बलाघात बनाए जाते हैं। चौथे से काट दूं मर्म मारती मुश्किल, ये मर्म ही है जो कविता का प्राण तत्व है। सारे मानवीय सरोकारों का, सारे सामाजिक सरोकारों का ये मर्म न हो, ये करुणा न हो, तो आप सोचिए कि पूरी समूची सृष्टि ही किस ओर जा रही है। तो इस मर्म को भी, और मुश्कें, ये मूछ और पूंछ वाला वर्चस्व को ढोता हुआ अधिकारी जो 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 सत्ता में है, जो शासन में है, जो प्रशासन में है, जो ताकतवर है, उसी के पास तो है ये मुश्कें। और वो जुबान खींचती लगाम, चौथे से काट दूं मर्म मारती मुश्कें, पांचवें से खोल दूं भ्रमित करती रकाब। घोड़े पर चढ़कर जिससे ऊपर हम पीठ पर उस पर सवार होते हैं घोड़े पर, वो रकाब खोल दूं भ्रमित करती रकाब और स्वतंत्र कर दूं। यही आज़ादी के मायने ही दरअसल कविता के मायने होते हैं। उन्मुक्त हो जाना, उन्नयन की ओर उठने को आज़ाद कर देना, हर ग्रंथि से, हर गांठ से, हर बंधन से आज़ाद कर देना और स्वतंत्र कर दूं अपनी पहचान। मुझे दो चीज़ें मिली, जैसे ऑब्जर्वर और मैंने एक्टिव पार्टिसिपेंट कहा, दो चीज़ें और मिली, क्राइसिस ऑफ वैल्यूज़ और क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। हर कविता में ये मुझे मिला है। ये देखते एक भ्रम होता है कि एक नए ईश्वर की बात हो रही है। दरअसल इस संकलन में एक नया आदमी भी है, नोटिस कीजिएगा। वो नया आदमी कभी अधूरा आदमी है,
कभी गूंगा आदमी है, कभी एक कम महत्व वाला आदमी है, कभी एक मादक स्त्री से एक तरफा प्रेम करता आदमी है, कभी एक साहसिक कविता लिखता हुआ आदमी है, कभी पीछे मुड़कर अपने अतीत को झांकता, उनको याद करता, बड़ी शिद्दत से उनसे जुड़ा हुआ आदमी है। तो ये कम महत्व वाला आदमी राजेश जोशी के उसे इत्यादि से जाकर मिल जाता है। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ये समझ में आया कि ये कम महत्व वाला आदमी हर घर में है, यहाँ वहाँ हमारे बीच में भी वो कम महत्व वाला आदमी ज़रूर बैठा हुआ है। तो वो मैंने देखा। और ये जो अरबी घोड़ा की 4 पंक्ति, फिर एक छलांग से पटक दूं, ये है सकर्मक क्रिया, ये है एक्शन में आना तजेंद्र का, कि फिर एक छलांग से पटक दूं धरती पर, नकली नियम, घोटा हुआ ज्ञान। कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में घोटा हुआ ज्ञान ही दिया जा रहा है बस। अपरीक्षित श्रद्धा, श्रद्धांधता के इस दौर में केवल श्रद्धांध है, केवल भक्ति की जा रही है, उस अपरीक्षित श्रद्धा को ललकार रहा है कवि, और क्या चाहिए। और मनमानी सत्ता, जो सत्ता में है, शासन में है, मैंने कहा एक सरकारी आदमी की असरकारी कविताएं जो असर करेंगी दूर तक, देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर। तो ये छोटी छोटी कविताओं को, इनको छोटा नहीं माना जाना चाहिए। एक और उसी से मेरा सवाल जो जोड़ूंगी मैं, ये कम महत्व वाला आदमी एक नए ईश्वर की जो गढ़ रहा है, सबके अपने अपने ईश्वर है, उस ईश्वर को किसी ने देखा नहीं, वो अलक्षित है, उसे देखा जाना समझा नहीं जा सकता। पर इस पृथ्वी पर कई ईश्वर, प्रभु सत्ता, बहुत सारे खुद को ईश्वर के रूप में उस औरा को लिए हुए घूमते हुए लोग हैं। उस एक नए ईश्वर की पहचान तजेंद्र ने कैसे की। और इस पूरे संकलन में करीब 35 के करीब ऐसी कविताएं हैं जो आम आदमी की बात कर रहे हैं, अधूरे आदमी की बात कर रहे हैं, गूंगे आदमी की बात कर रहे हैं, एक साधारण आदमी की बात कर रहे हैं, कम महत्व वाले आदमी की बात कर रहे हैं। तो उसकी शिनाख्त तजेंद्र कहाँ करते हैं, जबकि वो तो बहुत ही विशेष लोगों में घिरे हुए होते हैं। ये सवाल मेरा तजेंद्र से होगा।